प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लफ्ज़ों के रंग, जहाँ कहानी है किस्से हैं, कुछ सुने तो कुछ अनसुने हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं हमारे चारों ओर कुछ घट रहा है। कहीं रिश्ते घट रहे हैं तो कहीं घर की रोजी रोटी घट रही है। कहीं किसी अस्पताल में इलाज तो कहीं स्टाफ घट गया। दवाई की संख्या, इलाज के इंजेक्शन और व्यापार में इंसानियत घट रही है। देश की जीडीपी घट रही है और कितने ही चेहरों से मुस्कान, तो कहीं अपनों से मुलाकात घट रही है। ये कहानी उनकी है जो एक पूरे परिवार की देखरेख करती हैं, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है, पर वो पूरे संयुक्त परिवार की अनकंडीशनली देखरेख करती हैं और खुश रहती हैं। उनके लिए खुश रहने के लिए कुछ पाना नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशी ही उनकी खुशी थी। रात के लगभग 12 बजे हैं। बाहर रिमझिम बारिश जैसे सावन की बूंदें आज कई महीनों बाद वापस आकर फिर वही अपनी आवाज़ में लोरी गा रही है। तभी मेरा मोबाइल अचानक बज उठता है। हेलो, मैं बोलती हूँ। फिर क्या, कैसे, अरे करके फ़ोन काट देती हूँ। पति मेरी आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, किसका फ़ोन था, सब ठीक है ना। वो बीच वाली नानी नहीं रही और मैं कुछ मिनट के लिए शून्य हो जाती हूँ। फिर कुछ मिनट के बाद अपना आपा खोते हुए बोलती हूँ, हम लोग बनारस जा सकते थे, पर तुमने नहीं सुना। नानी 1 हफ्ते से बीमार थी। अरे, पर तुम माहौल देख रही हो ना, कैसे जाती वहाँ पर? ऐसे में जाना सेफ नहीं है, मेरे पति ने मुझे समझाया। चलो अब सो जाओ, ज़्यादा परेशान मत हो, कल वीडियो कॉल पर सबसे बात कर लेना, पति मुझे संभालते हुए बोले। और वैसे भी अब उनकी कितनी उम्र बची थी। पर अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मेरी आंखों में नानी और बनारस वाला घर, उनकी बातें, उनका हंसना, उनका चलना, यही सब घूम रहा था। मेरे चारों ओर खुद को कितना बेबस महसूस कर रही थी। काश इस वक्त मैं वहाँ होती, मुझे वहाँ होना चाहिए था। मैं ऋतु लगभग 15 साल से बेंगलोर में जॉब करती हूँ और यहाँ मेरा ससुराल भी है। इधर मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। मैं तो घर पर ही थी आइसोलेट, पर मुझे पता चला कि नानी को लास्ट टाइम ऑक्सीजन नहीं मिली। उफ़, ये ऑक्सीजन की किल्लत। कितने अपनों से बिछड़ रहे हैं, कहीं कोई बेटा तो कहीं किसी के पिता, कहीं कोई डॉक्टर तो कहीं कोई पत्रकार। आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, पर नानी की छवि मेरी आंखों से ओझल होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ खत्म हो गया है, बिना मिले एक कसमसाहट, किसी को जता ना सकूं, कुछ ऐसी, दिल खोलकर रो ना सकूं, कुछ ऐसी। हम सबको पालने वाली आज इस दुनिया से चली गई। वो हम सबकी मदर टेरेसा थी और वो हमारी दाई माँ भी थी। नानी के घर में मम्मी की 2 चाचियाँ थीं, तो इस लिहाज से हमारी 3 नानी थी। एक बड़ी नानी, छोटी नानी और बीच वाली नानी। ये इस घर की मंझली बहू भी थी। नानी के घर की हम सब भाई बहन उन्हें बीच वाली नानी कहते थे। नानी ने ही हम भाई बहन को बचपन से पाला था, क्योंकि मम्मी बीएचयू में पढ़ाती थी और पापा इलाहाबाद में जॉब करते थे, तो हम लोग नानी के यहाँ ही रहते थे। बीच वाली नानी लंबी, सांवली, दुबली सी, काले लंबे बाल, गोल चेहरा और उस पर बड़ी सी लाल बिंदी लगाती थी। पूरे दिन धीरे धीरे काम करती रहती थी। सुबह 4 बजे जो उठती थी, रात को 11 बजे तक कुछ ना कुछ नया काम लेकर शुरू हो जाती थी। बचपन से देखी थी उनकी दिनचर्या। सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे तक पानी भरना, फिर नाना के लिए टिफ़िन बनाना, फिर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना। उनके हाथ के खाने का क्या कहना। नपे तुले मसालों के साथ उनके हाथों की जुगलबंदी आज तक नहीं भूल पाई। उनके आलू के पराठे की खुशबू और स्वाद, जब सरसों के तेल में हींग और मेथी डालकर छौंकती थी ना, तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि कहीं कढ़ी बन रही है।
उन्हें टीवी देखना, मूवी देखना बिल्कुल ना भाता। हालांकि हम सबके साथ वो बैठती देखने को, लेकिन 2 ही मिनट में उनकी झपकी लेना शुरू हो जाता और हम सब परिवार के बच्चे हंसते। उन्हें सिनेमा, टीवी, सीरियल से कोई लगाव नहीं था। हाँ, घूमने का बहुत शौक था। जब कभी कहीं जाना होता तो बच्चों की तरह कई दिनों से तैयारी में लग जाती। कौन सी साड़ी लेनी है, कितनी लेनी है, ये गुलाबी वाली ले लो क्या। फिर पूरा दिन उनकी तैयारी होती। वापस लौट आने पर भी वहीं की बातें, ना ज़्यादा सजने संवरने का शौक और ना ज़्यादा गप्पे मारने का। एक दूसरे की बुराई करके टाइम पास करना तो जैसे उन्हें सीखा ही नहीं था। अभी होली में जब मैं बनारस गई थी तब कितनी कमज़ोर लग रही थी। वो नपा-तुला तो पहले से ही बोलती थी। नाना के जाने के बाद भी उन्होंने अपने दुख को कभी हावी नहीं होने दिया था। जल्दी ही सामान्य हो गई थी। धीरे धीरे समय की रफ्तार के साथ घर के सभी बुजुर्ग जा चुके थे। पर इस बार क्या नानी भी हमें छोड़कर जाने वाली है? एक सवाल ने अचानक मन में हलचल मचाई। मैंने इस बार नोटिस किया, नानी खाना ठीक से नहीं खा रही थी, तो मैंने उन्हें टोका। मैं बोली, ये क्या नानी, अपने खाने पर ध्यान दिया करो, कुछ नहीं खाती हो। नानी बोली, भूख ही नहीं लगती बिटिया। और फिर खाया भी तो बासा खाना। मैंने उन्हें चिढ़ते हुए कहा, अब कल का खाना क्यों खा रही हो? नानी बोली, अरे ये बासा थोड़ी ना है, अरे फेंकना नहीं चाहिए। मुझे खाना और अन्न बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता है। और जब बनारस से वापस लौटी तो पता नहीं क्यों लगा कि अब मैं कभी दोबारा नानी से नहीं मिल पाऊंगी। फ्लाइट से बेंगलोर तक आने तक मन में एक आत्मग्लानि थी, उनके साथ ना रहने का और उनका ख्याल ना रख पाने का। वो जो मुझे हमेशा बुखार, सर्दी, सर दर्द होने पर मेरे लिए कभी अदरक की चाय, कभी गर्म पानी करके देती थी। एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगती थी। हमेशा मेरे से बोलती थी, अरे घी लगा के रोटी खाया करो, चुपड़ी रोटी खाने से दिमाग में तरावट आती है। और धूप में जब मैं कॉलेज जाती तो हमेशा बोलती नानी, रितु छाता लेकर जाओ, धूप लग जाएगी। हर एक बात उनकी आंखों के सामने जैसे एक चलचित्र जैसी चल रही है। काश मैं उनका दिया थोड़ा भी उन्हें लौटा पाती, पर नहीं। कुछ दिनों पहले पता चला कि नानी को टाइफाइड हो गया है। रोज़ मम्मी से उनका हालचाल मालूम पड़ जाता था। उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, पर सिम्टम्स थे उनमें कोविड के। बुखार के साथ साथ उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी, पर फिर अचानक एक दिन पता चला कि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। कई सारे चेकअप से पता चला ब्रेन में एक क्लॉट है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरे दिन उनका ऑपरेशन था, पर ऑपरेशन के एक दिन पहले ही वो चली गई, पर अपनी छवि को हम सबके दिलो दिमाग पर छोड़कर। जैसे बारिश जाती है सबको शीतल करके, जैसे दिन ढलता है सूरज की तपिश को लेकर, और जैसे कई मील का सफ़र तय करके नदी जाती है सागर में। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लफ्ज़ों के रंग को और न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।